अमीर अब्बास साहब, एक तो यूएस एड की मद में पाकिस्तान को भी अपनी इंसेप्शन के बाद 1947 के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसीव हुए, जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ। इसके अलावा बहुत से पब्लिक सेक्टर के लिए जो चीज़ें बेहतर की गई पाकिस्तान में, एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर लें या एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, उसको सपोर्ट किया गया। आते साथ एक तो वो बंद हो गया, दूसरा डिपोर्टेशन शुरू हो गई अमेरिका में, यानी कि अगर पाकिस्तानी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको भी अपने फ्यूचर के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तीसरा ये कहना कि गज़ा पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, हथियार देना इसराइल को रिज्यूम कर देंगे। ये जो सपोर्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप को, चले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं रेलेवेंस के लिए, ये रैशनल था? कोई फ़ायदा हुआ इसका? जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। शाहिदुर रहमान एक बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को, इकोनॉमी को कवर किया। उन्होंने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, पाकिस्तान सॉवरेनिटी लॉस्ट। ये जो आपने 1947 से जो आगाज किया, तो ये उन्होंने 1947 के फौरी बाद, यानी कायदे आजम के दौर से ही पाकिस्तान अमेरिका के पास कैसे गया और कैसे पहले पाकिस्तान ने वहां से भीख मांगना शुरू की, और फिर सीटों में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो जॉन फॉस्टर डलेस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने कहा कि यार तुम तो बड़े भूखे लोग हो पाकिस्तान को। उसने कहा तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमने तो समझा था कि तुम अपने मफाद में इस ट्रीटी का हिस्सा बन रहे हो, तुमने इसकी कीमत लगवाना शुरू कर दी। तो हमारा इंप्रेशन जो है वो पहले दिन से उनके सामने ये बन चुका था। और उस जमाने में हमें 20-30 मिलियन डॉलर की इमदाद, 20-30 मिलियन डॉलर्स आज पीनट है, वो उस इमदाद से हमने शुरू किया। और आज हम बिल्कुल अब तो हम चल ही नहीं सकते उनके बगैर। जैसे आपने यूएस एड का हवाला दिया, तो वो यूएस एड से अगर निकल जाता है तो उससे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सारी ही मुतासर होंगी, जहां जहां अमेरिका इसको इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के जो टूल्स हैं कोएर्जन के, डिप्लोमेसी के, उसमें से ये फाइनेंशियल एड एक बहुत बड़ा टूल रहा है। जैसे उसने वॉर ऑन टेरर जो जब ज़िया-उल-हक के जमाने में उसने $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए, और फिर पाकिस्तान उसका एलाई बन गया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये फाइनेंशियल एड मुख्तलिफ तरीके से वो देकर करता है। एक है डायरेक्ट कोर्सिव टूल्स, जहां पे उसने अटैक कर दिया, कहीं जाके कब्जा कर लिया, कहीं उसने रिजीम चेंज कर दिया। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। आप इससे किसी अच्छी चीज की भी तवक्को कर सकते हैं और किसी बुरी चीज की भी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो नहीं हुई कोई, अभी तक तो नहीं। देखिए, एक तो है ना कि जब वो आने से पहले उसने ये कहा कि जी ये सीज फायर करें। बहरहाल उसने सीज फायर करवाया गजा में। अब आज से 3 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक तो पीसफुल हालात ना निस्बतन। तो कुछ मेरे पास अब उसके रिजल्ट में अगर वो गजा पे कब्जा ही कर लेंगे तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। ये तो ठीक है ना, ये तो अभी ऑल ऑफ द सडन उसने ये मौके सामने रखा है। उसकी इलेक्शन कैंपेन में तो ये शामिल नहीं था। मतलब आप सरप्राइज हुए इससे? जी बिल्कुल। ठीक है। इस पर आमिर अल्लाह साना साहब आपको भी शामिल करूंगा गुफ्तगू में। आपके लिए ये एलिमेंट था सरप्राइजिंग, क्योंकि 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर चुके हैं पाकिस्तान के बारे में कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए, लेकिन हमेशा हमें धोखा मिला। तो अब आकर ये इकदामात जहां पर कुछ लोगों को सरप्राइज कर रहे हैं, आप नाकिदीन में से रहे हैं इस तमाम नैरेटिव के कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से एक सपोर्ट मिली, बेशक वो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर थे या किसी शख्सियत के थे। तो इस पर आप सरप्राइज हुए जो नेतन्याहू के साथ खड़े होकर आज उन्होंने कह दिया कि गजा पे कब्जा कर लेंगे, हथियार देंगे इसराइल को? देखें जी, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि हमारी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो इस वक्त वहाँ अमेरिका में मौजूद है, उन सब की, मैं अमेरिका इत्तेफाक से चूँकि गया भी था सितंबर अक्टूबर में, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला और उन सब की एक गुफ्तगू थी, और उसमें और भी रीजन के मुसलमान थे। उनका ये था कि जी इस वक्त बाइडन इतना जुल्म कर रहा है ना, तो हम अल्टीमेटली उस तरफ जा रहे हैं कि हम ट्रंप को वोट दें, किसी एक को हमने वोट देना है। और पीटीआई का ज़ाहिर फैक्टर उसके अंदर 100% मौजूद है कि उनकी तो तवक्कुआत आज भी हैं, थी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से है कि उनके लीडर को लहराएंगे। अच्छा, किसी भी लीडरशिप के लिए किसी भी उनके लवर का, उनके वर्कर का, जो उनको पसंद करता है, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो चाहें कि जी हम अमेरिका में बैठे हैं और हम आवाज़ उठाएं। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, सिवाय उस बात के कि जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात में बात करते हैं। अदरवाइज ये उनकी राय है, हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। अब वापस आ जाए इस पर जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने वही कुछ किया जो उसकी पहले दिन से पॉलिसी थी, और इसराइल के टुवर्ड्स पूरे अमेरिका की जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही थी जो बाइडन ने की, जो अब आके ट्रंप ने उसको मजीद
आगे बढ़ावा दिया है। बेशक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तुरंत जवाब आया, बेहतरीन जवाब आया, लेकिन असल इशू ये है कि क्या इस जवाब से हमारा काम हल हो जाएगा या ट्रंप बयान के बाद रुक जाएगा। ये तो अब है जहां ट्रंप कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान 600 बिलियन नहीं 1 ट्रिलियन की हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो, ठीक, तो फिर ये बात एक आवाज मुसलमान उम्मा की लीड भी करता है वो सऊदी अरब, और बिलाशुबा करता है। तो आवाज तो एक बननी चाहिए ना, कि आपने पहले बमबारी करके मलियामेट कर दिया और अब आप कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में होगा। वो कभी नीदरलैंड के पास जगह को कह देता है ये हमारी है, कभी वो मैक्सिको को अमेरिकन यूएस गल्फ कह देता है। ओके, वो कहें, वो जब अपना बड़ा मुल्क बना रहे हैं, लेकिन उनको 2-3 जगहों से जवाब ऐसे आए कि जहां से उनको अब खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ी। 30 दिन के लिए कनाडा वाला वो सस्पेंड भी करना पड़ा। अब वो यूएन के मुख्तलिफ इदारों से अपनी फंडिंग को रोक रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो जब बड़ा होता है ना, तो चौधरी उसको खर्चे भी करने पड़ते हैं उस चौधराहट के कायम करने के लिए। लेकिन अगर खर्चे आप निकाल लेंगे और आप समझेंगे कि सारे लोग फिर मतलब रकबे के लिहाज से हॉलैंड कितना बड़ा मुल्क है, नीदरलैंड कह लें उसे, तो वो भी आवाज दे रहा है, यूरोप साथ मिलके। तो ये मुश्किल बनेगी। यहां हमें अपनी मुसलमान उम्मा ओआईसी जिसे हम कहते हैं कितने गई सी, तो अब उसको मोहम्मद बिन सलमान को कोई मीटिंग स्पेशल बुलानी चाहिए कि ये इतना छोटा मसला नहीं है कि वो कहते हैं इसराइल छोटा सा मुल्क है, तो उनका तो ग्रेटर इसराइल का नक्शा हमारे सामने है जिसको वो पता नहीं कहां कहां लेके जा रहे हैं। तो इस बात को यहां तक कि हमने जवाब दे दिया काफी नहीं, सऊदी अरब को अब इसमें लीड करना पड़ेगा। बिल्कुल, पिछले टेन्योर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेरूसलम के अंदर जो एम्बेसी थी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो शायद ये क्लियर था कि इसी तरफ मामला जाएंगे। मुल्क की सियासत पे आते हैं, पर राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ग्रैंड अलायंस की जो बातें हैं, असद कैसर साहब के घर में कल रात मुलाकात होती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, खाकान अब्बासी साहब थे, अशक ज़ई साहब थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे। तो दोबारा से इस्तीफ़े का मुतालबा दोहराया जाना, मौलाना साहब भी इससे पहले एक कैंपेन तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट भी लीड कर चुके हैं 2019 में, हमें याद है जब उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा, आज़ादी मार्च किया। इस बार मौलाना साहब अगर तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाते हैं और एक मैस मूवमेंट शुरू होती है, तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं मामला? मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ सऊदी अरब के हवाले से जो बात हुई। सिर्फ बयान, अगर बयान की हद तक है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन के सऊदी अरब कहे कि मैं कल इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करता हूँ और मैं बहरीन, कतर, सूडान की तरह, जॉर्डन की तरह इसराइल को तस्लीम करता हूँ, तो फिर पूरी मुस्लिम उम्मा बिलाशुबा वो लाइन में पीछे लग जाएगी। सऊदी अरब की तरफ से ये ऐलान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को, जिसमें यकीनन पाकिस्तान भी शामिल है, एक कुशन मिलता है कि नहीं, हम इस पे कंसल्टेशन कर रहे हैं। और यकीनन 2 बार तो अरब इस्लामिक समिट मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस करवा चुके हैं, इसी मसले पे थी। लेकिन देखें ना, अगर फर्ज किया सऊदी अरब कल कह दे कि हम तस्लीम करते हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बिल्कुल, फिर जो दीगर ममालिक, मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी टाइमली स्टेटमेंट आई। अब ग्रैंड अलायंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखें, आई स्टिल डाउट के मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई की वैगन पे बैठ जाएं। मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान से किसने नहीं, Why do you think he won't join it? सदर आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात की, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की। ये नहीं कि ये उनके घर गए, मौलाना साहब ऐवान सदर में डिनर भी करके आ गए। मोहसिन नकवी साहब मिले, फैसल वाडा साहब मिले, और इसी तरह से बेतहाशा टाइम पर असद कैसर साहब भी गए, बैरिस्टर गौहर खान भी गए। अच्छी बात है, सियासतदान आपस में मिलते हैं। हम तो यही कहते हैं कि सारे सियासतदानों को बातचीत करना चाहिए। सो बड़ा प्री मैच्योर है। हाँ, अलबत्ता अगर पीटीआई की तरफ से और जेस्चर्स आते हैं, जैसे अली अमीन खान गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाया गया पीटीआई से, फिर कहा गया खान साहब की तरफ से अली अमीन खान को कि आप डीआई खान की सियासत से बाहर निकल आए। ये सारे मैसेजिंग थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। अच्छा। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि ये इकट्ठे बैठना, एक मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत करना, ये अपनी जगह पर अहम है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मौलाना साहब तहरीक में शामिल हो जाएंगे या सड़कों पे आएंगे, तो मौलाना साहब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्लियामेंट का नुकसान होने का खदशा हो या जमहूरियत की जो ट्रेन है वो पटड़ी से उतरने का खदशा हो। जितनी भी जमहूरियत वीक है, जितनी भी आपकी कमजोर हो, लेकिन मौलाना साहब
मेरी असेसमेंट है जो मैंने मौलाना साहब की सियासत देखी है। ठीक है।